Hello students, class 9. Yesterday we discussed one question, some fundamental concepts of economics. The same thing we will discuss in Hindi. हिंदी में बात करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जो पहली बात है यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं? पहली अवधारणा है गुड्स की, वस्तुएं की। वस्तु किसे कहते हैं? तो वो सभी चीज़ें या सेवाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संतुष्ट करती हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। अर्थशास्त्र में उसको हम वस्तु कहते हैं। वस्तु को दो भागों में बांटा गया। पहला जो बंटवारा दो भागों में होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। पेज नंबर 35 में मिलेगा। तो टेंजिबल गुड्स वो वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये टेंजिबल गुड्स में है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। वो है इनटेंजिबल गुड्स। जैसे डॉक्टर की जो कुशलता है इलाज करने की, टीचर की कुशलता पढ़ाने की जो है, ये सब हम देख नहीं सकते। फिर गुड्स को बांटा गया फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स में। उधार यूसी निःशुल्क वस्तुएं, वो वस्तुएं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी कोई स्कार्सिटी नहीं होती, जिसका कोई ओनरशिप राइट किसी के पास नहीं होता, उसको हम निःशुल्क गुड्स कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, हवा इत्यादि। और आर्थिक गुड्स, आर्थिक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। फिर गुड्स को दो भागों में और बांटा गया। तो इसको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं या प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स को फिनिश्ड गुड्स भी कहा जाता है। माने वो वस्तुएं जो तैयार हो जाती हैं, मनुष्य उसका उपयोग करेगा और संतुष्ट होगा, संतुष्टि प्राप्त करेगा। जैसे गेहूं से ब्रेड बन जाता है, पावरोटी, केक बन जाता है, आपके घर में आता है, तो वो फ्रेश फिनिश्ड गुड्स हो गया। वो आप कंज्यूम करेंगे, उसको आप कैपिटल के रूप में यूज नहीं करते। लेकिन गेहूं का वो उत्पादन का वह भाग, गेहूं का वह भाग जिसको आप रख देते हैं कि आप उसको नेक्स्ट फसल के लिए, दूसरे फसल के लिए बीज के रूप में यूज करेंगे, वो हो गया आपका कैपिटल गुड्स हो गया। तो कैपिटल गुड्स में मकान भी आते हैं, मशीनरीज भी आती है। तो इस तरीके से गुड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आपके पास होंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटी, उपयोगिता। तो किसी भी वस्तु में आपके आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो संतुष्ट करने का जो गुण होता है, किसी भी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का जो गुण होता है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं या उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमारे भूख को शांत करने का गुण रोटी में होता है, इसलिए रोटी में उपयोगिता है। भात में उपयोगिता है। एक कपड़ा पहनते हैं, इसमें उपयोगिता है, इसको यूटिलिटी कहते हैं। वेल्थ, धन किसे कहते हैं? वेल्थ भी एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। अक्सर हम वेल्थ के कुछ की विशेषताएं हैं, वो वस्तुएं जिसके लिए वो वस्तुएं, एक मिनट, जिसमें उपयोगिता हो, यूटिलिटी हो, स्कार्सिटी हो, यानी कि उसकी कमी महसूस हो, और जिस 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 वस्तु में ट्रांसफरेबिलिटी हो, यानी कि उसका हस्तांतरण किया जा सके, उसको अगर मेरे पास है तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। और एक्सटर्नलिटी हो, वो आपके शरीर और व्यक्तित्व के साथ चिपका हुआ नहीं हो, उसको अलग किया जा सके आपसे। जैसे लैंड प्रॉपर्टी है, तो लैंड प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसकी उपयोगिता तो है, और लैंड प्रॉपर्टी इस दुनिया में किसी के पास इतनी नहीं है, उसकी स्कार्सिटी है। और लैंड प्रॉपर्टी
का ओनरशिप जो राइट है ना, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे को। फिर लैंड प्रॉपर्टी को हम अपने व्यक्तित्व के साथ चिपक के नहीं है, वो अलग है, हमसे एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल गुड्स है, तो इंटरनल नहीं है। जैसे अगर टीचर है तो उसको पढ़ाने की जो कला है उसकी अपनी कला है, वो उसके व्यक्तित्व से चिपका हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते, उसमें एक्सटर्नलिटी नहीं है, इसलिए वो वेल्थ नहीं है। आगे बोलते हैं वेल्थ, तो वो चीज़ें जिसमें उपयोगिता हो, यूटिलिटी, स्कार्सिटी, उपयोगिता, और उसकी पूर्ति जो हो, लिमिट हो, स्कार्सिटी हो, जिस में हम जिसको हम हस्तांतरित कर सकें और जिसमें बाहरीपन का गुण हो, आपके व्यक्तित्व के साथ चिपका नहीं हो, उसको हम धन कहेंगे। फिर वांट्स वस्तु की हर इच्छा को हम वांट्स नहीं कहेंगे, हमारी हर इच्छा हमारी आवश्यकता नहीं होगी। वांट्स को हम हिंदी में कहें तो आवश्यकता है। डिजायर इच्छा है, डिजायर, हर डिजायर वांट्स नहीं होगा। डिजायर वांट्स में तभी, डिजायर्स को हम वांट्स तभी कह सकते हैं जब उस डिजायर को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो और हम उस धन को खर्चा करने के लिए तत्पर हों, माने हम विलिंगनेस हो हमारी कि हम उसको खर्चा करेंगे। तब जैसे अगर हम कार खरीदने की इच्छा रखते हैं, हमारे पास धन है लेकिन हम उसको विलिंगनेस नहीं है कि हम खर्च करें, तो वो हमारी इच्छा आवश्यकता नहीं कही जाएगी। हमारे पास धन है लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते, विलिंगनेस नहीं है, तो वांट्स वो चीज़, वो परिस्थिति है जिसमें मनुष्य के पास उस वांट्स को, वो इच्छाएं जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा में धन हो और मनुष्य उस धन को खर्चा करने के लिए तत्पर हो, विलिंगनेस हो, तो उसको हम वांट्स कहते हैं। अगर इच्छाएं घोड़ा होती तो भिखारी भी चढ़ लेता, वो इच्छा कर सकता है लेकिन उसके पास मीन्स नहीं है, संसाधन नहीं है उसको खरीदने के लिए, और फिर विलिंगनेस की तो बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वांट्स कहते हैं। तो वांट्स के बारे में वो इच्छाएं जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो और उस धन को खर्चा करने के लिए हम तत्पर हों, विलिंगनेस हम में हो, उसको हम वांट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। कल्याण, वेलफेयर आपका इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो इकोनॉमिक वेलफेयर हम आर्थिक कल्याण जो है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ना, पैसों के द्वारा हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक, गैर आर्थिक जो कल्याण है, नॉन इकोनॉमिक जो हमारी अच्छा हम में जो हमको जो फ़ायदा होगा वो सोशल और मोरल है। सोशल, सोसाइटी के लोग अगर आपको अच्छा कह रहे हैं तो ये भी एक तरह का वेलफेयर है। घर में माता पिता का प्यार, उनका और आपका परवरिश अच्छा से हो रहा है, तो ये मोरल और सोशल वेलफेयर है, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्राइस, मूल्य। यू सी, मूल्य किसे कहते हैं, प्राइस किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइस। तो वो वह पैसा जो हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए, क्रेता खरीदने वाला किसी वस्तु को खरीदने के लिए विक्रेता यानी कि बेचने वाले को देता है, या किसी भी वस्तु का मौद्रिक किसी भी वस्तु के मूल्य को मुद्रा में यूसी आंकना, मुद्रा में देना, आप प्राइस कह सकते हैं। तो किसी भी वस्तु का मूल्य जो हम पैसों के द्वारा तय करते हैं उसे हम प्राइस कहते हैं, और वो पैसे की वो मात्रा जो हम किसी विक्रेता को कोई वस्तु खरीदने के लिए देते हैं, मूल्य कहा जाता है। डिमांड की बात है, तो डिमांड आवश्यकता तो पहले होगी, इच्छा होगी, फिर वो वांट में बदलेगा, और डिमांड का मतलब है किसी वस्तु की मांग। तो मांग किसे कहते हैं, जब मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है
और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन होता है और उस धन को खर्चा करने की विलिंगनेस उसके पास होती है, तत्परता होती है, और किसी वस्तु जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है उसका एक निश्चित मूल्य होता है, तो हम मांग कहते हैं। यानी कि इच्छा को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन को खर्च करने के लिए विलिंगनेस, तत्परता, और उस वस्तु का एक खास मूल्य, तब वो हो जाएगा आपका मांग हो जाएगा। तो डिमांड किसे कहते हैं? वो इच्छाएं जिसकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य के पास पैसे हों और खर्च करने के लिए भी वो तत्पर हो, और उस जिस वस्तु की मांग हो उसका एक निश्चित मूल्य हो, इसको हम मांग कहते हैं। सप्लाई जो उत्पादक वर्ग होते हैं वो अपने उत्पादन के बाद वस्तुओं को बाजार में लाते हैं, जिससे कि बाजार में उन वस्तुओं का वितरण हो, एक्सचेंज हो, विनिमय हो, और उनका जो लागत लगा हुआ है वो उनके पास मिल जाए, सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है, मार्केट कोई जगह नहीं है। इकोनॉमिक्स में मार्केट ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रेता और विक्रेता अपना परस्पर क्रिया करके चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। ये व्यवस्था जैसे स्टॉक मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट, ये सब जो होते हैं। फिर नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी क्या है? धन का वह भाग जिसको हम और उत्पादन में लगाते हैं उसको हम पूंजी कहते हैं। पूंजी धन का प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपने गेहूं पैदा किया तो सारे गेहूं को बेचा नहीं, कुछ खाने के लिए रखा, कुछ बेच दिया, और वो भाग जो आपने रख लिया कि अगली खेती करेंगे, इसको बीज के रूप में यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ दैट अमाउंट ऑफ फीड एज सीड्स, देन उसको हम कैपिटल कहेंगे। सेविंग्स क्या है? आपकी जो आय है वो अगर उपभोग पर खर्च नहीं करते हैं वर्तमान में, तो वो जो बचा हुआ आपके आय का वह हिस्सा जिसको आप उपभोग पर खर्च नहीं करते हैं उसको आप सेविंग कह सकते हैं। और सेविंग बहुत महत्वपूर्ण है। सेविंग के कारण पूंजी निर्माण होता है, और पूंजी निर्माण से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से रोजगार बढ़ता है, और रोजगार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। किसी भी देश के में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक साल में, किसी भी देश में सभी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य जो एक साल में उस देश में उत्पादन होता है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो व्हाट इज़ नेशनल इनकम? तो किसी भी देश के वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य रुपया के रूप में जो एक साल में वो देश पैदा करता है, एक खास फाइनेंशियल ईयर में पैदा करता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब पर कैपिटा इनकम। जब हम नेशनल इनकम को पूरे देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय होता है। एक व्यक्ति के आय को हम इंडिविजुअल इनकम या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये सब कुछ डिफिनीशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ये फ़ायदे के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोट्स होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। इंग्लिश वाले में हमने कुछ हिंट्स भी दिया है और इसको पढ़िए, देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।